एक जर्जर घर में पुनर्जन्म लेने के बाद, जहां उसके माता पिता अभी भी अनुभवहीन और जवान हैं, कोरिया का एलन मस्क अब सस्ते बेबी फॉर्मूला और अजनबी सी लगने वाली ममता पर जी रहा है। लेकिन वो बिल्कुल भी बेबस नहीं है। भविष्य के राजों से लैस होकर वह अपने गरीब परिवार की किस्मत फिर से लिखेगा और खोई हुई दौलत वापस हासिल करेगा। कहानी शुरू होती है हमारे नायक जॉन सोंगोक से, जिसे सैमजिन ग्रुप का अगला चेयरमैन चुना गया है, कोरिया के शीर्ष 3 कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक। 13 घंटे की कठिन शेयर होल्डर मीटिंग के बाद न्यूज में उसकी नियुक्ति की घोषणा होती है। यह सुनते ही सोंगोक जोर से हंसने लगता है, यह कहते हुए कि वह इस पहचान और पद का हकदार है। वह उस पल को ऐसे महसूस करता है जैसे उसे किसी राज्य का ताज पहनाया गया है। वह सैमजिन का असली राजा है, कोरिया का अगला एलन मस्क, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने यह सफलता अपने दम पर हासिल की है। न केवल पढ़ाई, खेल और विदेश में पढ़ाई में वह अव्वल रहा है, बल्कि उसने अपने लापरवाह भाई बहनों को भी संभाला है, गैरजिम्मेदार चाचा की गलतियों को ढका है, अरेंज मैरिज में मिली पत्नी को भी मैनेज किया है और हर चुनौती को बेहतरीन तरीके से पार किया है। इतना ही नहीं, उसने एक दयालु परोपकारी व्यक्ति की छवि भी रची है, जिसे इंटरनेट पर लोग खूब पसंद करते हैं। अपने बालों को झटकते हुए और वाइन का ग्लास उठाते हुए सोंगोक मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी जिंदगी भर की मेहनत अब रंग लाई है। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब उसने सैमजिन की गद्दी पर कब्जा कर लिया है। चेयरमैन बनने के बाद उसका पहला कदम होता है कंपनी को अंदर छिपे हुए कीड़ों से साफ करना। और एक शैतानी मुस्कान के साथ वह तय करता है कि सबसे पहले जॉन टैगुक के वफादार अनुयायियों को हटाएगा। अचानक उसकी हंसी थम जाती है। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत की पकड़ में आ जाता है। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर जाता है। सांसें अनियमित हो जाती हैं। सीने में भयंकर दबाव महसूस होता है जो उसे घुटनों के बल जमीन पर गिरा देता है। उसके कांपते हुए हाथ जमीन पर टिक जाते हैं। उसके पीछे दीवार पर उसके दादा की तस्वीर टंगी होती है, सैमजिन के संस्थापक की। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल का दौरा पड़ने से चल बसा था। सोंगोक की नजर धुंधली पड़ने लगती है और उसका दिमाग डर से भर उठता है। उसे एहसास होता है कि शायद वह भी उसी रास्ते पर जा रहा है। जैसे जैसे उसकी ताकत साथ छोड़ती है और अंधकार उसे निगलने लगता है, सीन अचानक एकदम बदल जाता है। अब हम एक नए माहौल में हैं। एक युवा जोड़ा, एक पुरुष और एक महिला, एक नन्हे से बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, जो मुश्किल से 1 या 2 साल का होगा। वे दोनों खुद को आईने में निहार रहे हैं। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन सोंगोक ही है, जो कुछ पल पहले तक सैमजिन का चेयरमैन था और अब एक नवजात शिशु के शरीर में फंस चुका है। उसकी चेतना अंदर से चीख रही है, जबकि वह अपनी मां की बाहों में बेतहाशा हाथ पाव मार रहा है, जिससे उसके माता पिता हैरानी से उसे देखने लगते हैं। कपल धीरे धीरे उसे फिर से बिस्तर पर सुलाता है, बेबी कपड़ों में लपेटता है और उसके मुंह में चुप्पी लगाने के लिए एक पैसिफायर डाल देता है। अपने बेटे को निहारते हुए 21 साल की मां किम सोयोन खुशी से मुस्कुराते हुए अपने पति से पूछती है, क्या हमारा बच्चा दुनिया का सबसे हैंडसम बेबी नहीं है? 23 साल के पिता जॉन जी संग सहमति में सिर हिलाते हैं और शान से कहते हैं कि उनका बेटा तो सेलिब्रिटी बच्चों से भी ज्यादा प्यारा है। सोंगोक उन्हें ऐसे प्यार जताते हुए देखता है जैसे वह एक साधारण बच्चा हो, जबकि हकीकत यह है कि कभी वह सैमजिन को लोहे के हाथों से चलाने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह गुस्से में पैसिफायर थूक देता है, अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच लेता है और अंदर ही अंदर निराशा से रो उठता है। उसे अपने पुराने शरीर की याद सताने लगती है। 183 सेंटीमीटर लंबा, 75 किलो वजनी शरीर जो 500 किलो तक का भार उठा सकता था। और अब वह एक नाजुक, बेबस और असहाय शिशु बन चुका है। कभी सैमजिन का शासक रहा जॉन सोंगोक, जिसके पास एक परफेक्ट शरीर और बेजोड़ विरासत थी, अब खुद को एक जर्जर घर में पाता है। सस्ते कपड़ों में लिपटा हुआ ऐसे यंग अनाथ जोड़े का बेटा बनकर जन्मा है, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, वह अपनी पसंदीदा वाइन का आखिरी ग्लास भी पूरा नहीं कर पाया था, उससे पहले ही किसी अजीब पुनर्जन्म में फेंक दिया गया। उसकी मां उसकी ओर सस्ते बेबी फॉर्मूला की बोतल बढ़ाती है। पहले तो वह घृणा से मुंह बनाता है, लेकिन जैसे ही बोतल पास आती है, एक अनजानी सी प्रवृत्ति जाग उठती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह लपककर बोतल पकड़ लेता है। उसके नन्हे शरीर की भूख उसे रोक नहीं पाती। कुछ ही पलों में वह पूरी बोतल खाली कर देता है। उसकी मां खुशी से झूम उठती है, उसे गुड बॉय कहती है और उसके गाल पर प्यार से एक किस देती है। जीवन के सबसे महान दिन का राजा बनने से लेकर इस अजनबी दुनिया में एक बच्चे के रूप में जागने तक सोंगोक को ये सब बिल्कुल बेतुका लग रहा है। लेकिन असली चुनौती है उसके ये नए माता पिता। शुरुआत में वह उनके प्यार भरे स्पर्शों से चिढ़ता है, बार बार उनके छूने पर सकपका जाता है।
मगर धीरे धीरे उसके दिल में एक अनजानी सी गर्माहट पिघलने लगती है, एक ऐसा एहसास जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था, सच्चे माता पिता का निस्वार्थ प्रेम। अपने पिछले जीवन में सोंगोक को कभी यह नहीं पता चला कि ऐसे माँ बाप कैसे होते हैं जो हर पल उसके साथ हों, न कि इसलिए क्योंकि वे अनुपस्थित थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा पारिवारिक साम्राज्य चलाने में व्यस्त रहते थे और उसे उसके बड़े भाई टैगुक के हवाले छोड़ दिया गया था। जब सोंगोक को एहसास होता है कि वह इन दो अजनबी लेकिन मासूम लोगों के प्रति भावुक होता जा रहा है, तो वह खुद को झटका देता है। उसकी झुंझलाहट वापस लौट आती है और वह रोने लगता है, बिस्तर पर हाथ पांव मारता है। लेकिन उसके अंदर चाहे जितनी भी नाराजगी और गुस्सा क्यों न हो, उसका शरीर अब भी एक छोटे बच्चे का है। और इससे पहले कि वह अपना गुस्सा पूरी तरह निकाल पाए, नींद उस पर हावी हो जाती है। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहते रहते हैं। जैसे ही सोंगोक अचेत होने लगता है, उसके पिता जीसंग थक कर कहते हैं कि वो डिनर तैयार करेंगे और किम को थोड़ा आराम करने को कहते हैं। हालांकि किम मदद की जिद करती है, लेकिन जीसंग प्यार से मना कर देते हैं और उसके लिए टीवी चालू कर देते हैं। टीवी की स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल आता है, जहां एक रिपोर्टर ताजा घोटाले की खबर दे रहा होता है। सैमजिन ग्रुप के चेयरमैन जॉन जस्टिन एप्पल बॉक्स रिश्वत कांड में फंस गए हैं। गहन जांच के बाद उन्हें खुद सामने आकर आरोपों का जवाब देना पड़ा। उसी पल सोंगोक की आंखें झटके से खुल जाती हैं। उसका शरीर अचानक सीधा हो जाता है, जिससे उसकी मां चौंक जाती है, जो अभी अभी उसे सुलाकर उठी थी। उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर अटक जाती है, जहां उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती है, उसके दादा जॉन जस्टिन, जिंदा और उतने जवान जितने वो सोंगोक की पिछली जिंदगी में कभी नहीं थे। उस चौंकाने वाली खबर में पूरी तरह खोया हुआ सोंगोक टीवी के पास खिसक आता है, इतना पास कि बस इंचों की दूरी रह जाती है। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी होती हैं, जहां उसका दादा व्हीलचेयर में बैठे कोर्ट की ओर ले जाए जा रहे हैं। अपने बेटे को इस तरह टीवी से चिपका हुआ देखकर किम की सांसें थम जाती हैं। वह हैरानी से उसे देखती रह जाती है, लेकिन सोंगोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिका है, अपने दादा पर। उसे याद है कि ये पल पहले भी घट चुका है, बिल्कुल ऐसा ही, जब वह सिर्फ 10 साल का था। उसकी पिछली जिंदगी में उसके दादा को कोर्ट ले जाया गया था, राजनेताओं को सेब के डिब्बों में रिश्वत देने के आरोप में। और जो लोग सैमजिन कंपनी की बढ़ती ताकत से डरते थे, उन्होंने उसे एक भ्रष्ट व्यापार घोषित कर दिया था, जो रिश्वत से अपना रास्ता बनाता है। उस जीवन में सोंगोक ही था जिसने अपने दादा की व्हीलचेयर को धक्का दिया था, और वहीं पहली बार कैमरों ने उसे कैद किया था। वह उसका आधिकारिक डेब्यू था, दुनिया के सामने, जिसने उसे कंपनी का भविष्य उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन अब उस जगह पर खड़ा है जॉन टैगुक, सोंगोक का लालची और मूर्ख भाई, जिसकी एक झलक ही सोंगोक को घिन से भर देती है। पिछले जीवन में टैगुक विदेश पढ़ाई करने गया था, लेकिन कुछ भी उपयोगी सीखने की बजाय वह सिर्फ लापरवाहियों में डूबता गया, एक घमंडी और बिगड़ा हुआ इंसान बन गया, जो हमेशा सोंगोक की सही कमाई हुई जगह पर नजर रखता था। टीवी स्क्रीन पर हाथ टिकाए हुए सोंगोक झुककर सिर नीचे करता है, उसका दिल डूबने लगता है। और तभी अचानक वह जोर जोर से रो पड़ता है। उसके माता पिता इस असामान्य बर्ताव से चौंक जाते हैं। तभी सच्चाई उस पर टूट पड़ती है, वह अपनी किस्मत खोने वाला है, अपना हक, वो सब कुछ जिसके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी। दिन धीरे धीरे ढलकर रात में बदल जाता है, लेकिन सोंगोक टीवी के सामने ही बैठा रहता है, गुस्से से कांपता हुआ। जब उसकी माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, वह गुस्से में उसका हाथ झटक देता है, जिससे उसकी माँ का दिल टूट जाता है। वह नहीं समझ पा रही कि उसका बच्चा इतना अजनबी क्यों लगने लगा है। तभी जीसंग अपार्टमेंट में दाखिल होता है, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए हुए। वह खुश होकर ऐलान करता है कि आज उसके बॉस ने उसे कुछ बचा हुआ मांस दे दिया। एक छोटा सा थैला उठाए अपने सुअर मांस वाले रेस्तरां में शेफ की नौकरी पर गर्व करता हुआ जीसंग खुशी खुशी रसोई की ओर बढ़ता है। तभी किम उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोकते हुए सोंगोक की ओर इशारा करती है। वह कहती है कि उनका बेटा कई घंटों से टीवी के सामने चिपका बैठा है, बिना एक पल रुके। वह यह भी जोड़ती है कि जैसे ही वह चैनल बदलने की कोशिश करती है, सोंगोक तुरंत रोने लगता है। ये सुनकर जीसंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो संभाल लेगा। वह सोंगोक के पास आता है, हाथ हिलाते हुए उसे खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन जवाब देने के बजाय सोंगोक उसके हाथ की उंगली कसकर पकड़ लेता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, उसकी नजरें तीखी और डरावनी चमक से भरी होती हैं। वह दांत भींचता है, मानो बिना बोले कोई चेतावनी दे रहा हो। यह देखकर जीसंग सहम जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है। सोंगोक वापस टीवी की ओर मुड़ जाता है, उसकी काली आंखें स्क्रीन पर टिकी होती हैं और नीचे गहरे साए बन चुके हैं, घंटों की थकावट और जुनूनी फोकस का नतीजा। और उसके इस जुनून की वजह भी उतनी ही सीधी है, वह हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि वह इस उलझन से निकलकर दोबारा अपने असली शरीर में लौट सके। लेकिन अब किम के सब्र का बांध टूट जाता है।
वह टीवी बंद कर देती है। सोंगोक तुरंत रोने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गोद में उठा लेती है और कहती है कि अब उसे आराम करना चाहिए। लेकिन उसकी बात सुनते ही सोंगोक और भी जोर से रो पड़ता है, उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगते हैं। असल में उसके रोने की वजह सिर्फ बचपना नहीं है, बल्कि वह गुस्सा और दुख है उस सच्चाई का जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जो विरासत हासिल की थी, अब वह सब कुछ उसके नालायक बड़े भाई को मिलने वाला है, जबकि असली उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए। धीरे धीरे उसे झुलाते हुए किम उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, उसे अपने सीने से लगाकर एक गर्मजोशी और भरोसे भरा आलिंगन देती है, और किसी तरह मां की बाहों में मिल रही जानी पहचानी सुरक्षा की भावना धीरे धीरे सोंगोक के अंदर मची उथल पुथल को शांत करने लगती है। उसकी भावनाएं थोड़ी स्थिर होती हैं और वह नींद की गोद में समा जाता है। किम के कंधे पर हाथ रखते हुए जीसंग उसकी आंखों में झांकता है और धीमे से पूछता है कि क्या वह ठीक है। चिंता से भरी निगाहों के साथ किम स्वीकार करती है कि वह बेहद परेशान है। वह कहती है कि सोंगोक अब लगभग 1 साल का हो गया है, लेकिन उसने अब तक कोई पहला शब्द नहीं बोला, और वह जिस तरह से टीवी देखकर हर खबर को गंभीरता से देखता है, उससे लगता है जैसे वह सब कुछ समझता हो। जीसंग उसकी चिंता को महसूस करता है और फिर वह अपने बेटे और पत्नी दोनों को बाहों में भर लेता है। उन्हें करीब से थामते हुए वह दृढ़ता से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका बेटा एक दिन सबसे अच्छा बेटा बनेगा। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन सोंगोक अब भी निराशा और कुंठा में डूबा हुआ है। वह हर पल खबरें देखता रहता है, सोने का नाटक करता है ताकि आसपास की बातें सुन सके और मां बाप को टीवी चालू रखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन फिर भी उसे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती जिससे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। उसे यूं बैठा देखकर मानो एक बच्चे के अंदर पूरी दुनिया का बोझ सिमट गया हो कि मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और पूछती है, आज खबरें नहीं देखोगे क्या? फिर वह उसे गोद में उठाती है और चहकते हुए कहती है, चलो बाहर टहलने चलते हैं, और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह गहरी सांस लेती है, आसमान की ओर देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वह उत्साह से कहती है, आज का मौसम कितना अच्छा है। तभी उसकी नजर मकान मालकिन पर पड़ती है जो सामने से गुजर रही होती है, और वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह काम पर जा रही हैं। मकान मालकिन किम को देखकर थोड़ी असहज लगती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुछ काम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। इतना कहकर वह बिना किसी और बात के आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी ही देर में वे बाजार पहुंचते हैं, जो एक निर्माणाधीन स्थल के ठीक नीचे स्थित होता है। वहां पहुंचकर किम मुस्कुराकर कहती है कि यहाँ चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। किम खुशी खुशी घोषणा करती है कि वह सोनगुक के लिए ताजे मूंगफली के अंकुरों का व्यंजन बनाएंगी। लेकिन सोनगुक को इसका ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि वह बखूबी जानता है कि इस वक्त उसे जो कुछ भी खाने को मिलता है वह केवल बेबी फॉर्मूला ही है। तभी पास के निर्माण स्थल से 2 बड़े धातु के स्तंभ झूलते हुए दिखते हैं। सोनगुक के डर के कारण ये अचानक गिरने लगते हैं, ठीक उस स्थान की ओर जहां किम सोनगुक को अपनी गोदी में पकड़े खड़ी हैं। आखिरी वक्त में मेटल बार्स को देख किम तेजी से सोनगुक को कसकर पकड़ती हैं और गिरते हुए खतरे से अपने शरीर को बचाते हुए उसकी रक्षा करती हैं। ये धातु के स्तंभ उन पर गिर जाते हैं, जिससे धूल और धुआं उठता है। पास में ही खड़ी मकान मालकिन दौड़ते हुए आती हैं और किम का नाम पुकारती हैं। सोनगुक की आंखें अपनी मां के चेहरे पर टिकी रहती हैं, दर्द से भरी उसके दिल में डर फैल जाता है कि वह उसे खो सकता है। कुछ मिनटों बाद दृश्य अस्पताल में बदल जाता है। नर्सें किम को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए आपातकालीन ऑपरेशन कक्ष की ओर दौड़ रही होती हैं। एक डॉक्टर किम को पहचानते हुए तुरंत उपचार शुरू कर देता है। शाम के समय किम धीरे धीरे होश में आती हैं और अपनी आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि उनके पति जी सियोन पास में बैठकर उन्हें देख रहे हैं। जैसे ही जी सियोन को पता चलता है कि किम होश में आई हैं, वह तुरंत उनके पास दौड़ते हुए यह पूछते हैं कि क्या वह ठीक हैं। किम अपनी सेहत की चिंता नहीं करती, बल्कि घबराते हुए और जल्दबाजी में वह पूछती हैं, क्या सोनगुक सुरक्षित है? जी सियोन उन्हें आश्वस्त करते हुए बिस्तर के किनारे की ओर इशारा करते हैं, जहां सोनगुक बैठा हुआ है। किम अपनी बाहें फैलाती हैं और सोनगुक को करीब खींचती हैं, उसे अपनी छाती से चिपकाकर कसकर गले लगाती हैं। उनका दिल राहत से भर जाता है, जबकि सोनगुक एक अजनबी गर्माहट को महसूस करते हुए यह देखकर आंसू बहाने लगता है कि उसकी मां सुरक्षित है। वह अपनी मां के कपड़े को कसकर पकड़ता है और अपने चेहरे को उसकी गोदी में छिपाते हुए पूरी ताकत से रोने लगता है। आभार से अभिभूत किम उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाती हैं। जब तक यह भावनात्मक मिलन शांत नहीं होता, किम चारों ओर अस्पताल के कमरे में नजर दौड़ाती हैं। कमरे की शानदार सजावट को देखकर किम यह चिंता व्यक्त करती हैं कि इसका इलाज कितना महंगा हो सकता है। जी सियोन, जिनका चेहरा हल्का लाल हो जाता है, संकोच करते हुए बताते हैं कि डॉक्टरों ने किम को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है, क्योंकि वह इस समय एक बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। किम की सांस रुक जाती है और वह हैरानी से चौंक जाती हैं।
उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यह जानकर कि वह गर्भवती हैं। जबकि जी सियोन अपनी ललाट को उसकी ललाट से लगाकर उसे आराम करने और किसी भी चीज की चिंता न करने को कहते हैं। तभी एक नर्स कमरे में प्रवेश करती है और जी सियोन को बताती है कि विजिटिंग आवर्स लगभग खत्म होने वाले हैं, यह संकेत करते हुए कि अब उसे अस्पताल छोड़ना होगा। कोई और विकल्प न होने पर जी सियोन सोंग-गुक के साथ अस्पताल से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर वह गहरी सांस लेते हैं। वह कहते हैं कि हालांकि उनका घर दूर है, लेकिन उन्हें पैदल ही लौटना चाहिए क्योंकि उनके पास परिवहन के लिए पैसे नहीं हैं। सोंग-गुक चुपचाप देखता है, अपने पिता जी सियोन को निरंतर काम करते हुए और अपनी मां की बलिदान देखकर अभिभूत हो जाता है और भावनाओं से अभिभूत होकर पहली बार पापा कहता है, जिससे जी सियोन हैरान हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब किम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, यह सोंग-गुक का पहला जन्मदिन है और उसके माता पिता विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार करते हैं, उसे एक सुंदर पारंपरिक कोरियाई पोशाक में सजा देते हैं। युवा जोड़ा खुशी से चमक रहा है। सोंग-गुक को उसकी पोशाक में देखकर वे पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। अनेक तस्वीरों में इस क्षण को कैद करने का विरोध नहीं कर पाते, विशेष रूप से किम, जिसकी उत्साह की कोई सीमा नहीं है और वह अपने बेटे को एक अमूल्य देवदूत की तरह निहारती है। हालांकि उनके उत्साह के विपरीत सोंग-गुक बिल्कुल खुश नहीं दिखाई देता और इसके बजाय सभी ध्यान से थोड़ा चिढ़ा हुआ लगता है। अत्यधिक स्नेह से घबराया हुआ सोंग-गुक, क्योंकि वह एक बच्चे के शरीर में एक वयस्क है और उसे उत्सवों में कोई खास रुचि नहीं है। उसकी निराशा का कारण यह है कि उसे यह एहसास है कि उसके माता पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मुश्किल से अस्पताल के बिल चुकाते हुए, बस के किराए को बचाने के लिए लंबी दूरी पैदल चलने को मजबूर, और फिर भी उन्होंने उसकी जन्मदिन पर मिठाइयां और नए कपड़े खरीदी। अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद सोंग-गुक धीरे धीरे यह महसूस करता है कि जो कुछ भी उसके माता पिता ने उसे दिया है वह भौतिक मूल्य से परे है, कुछ ऐसा जो पैसों से नहीं मापा जा सकता। यह एक शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम है, वह प्रकार जो केवल माता पिता ही दे सकते हैं। और उस समझ के साथ वह खुद को सच में आभारी महसूस करता है। पिछले हफ्ते के दौरान जब किम अस्पताल में थी, सोंग-गुक ने एक ठोस निर्णय लिया था कि अब कुछ करना होगा, यह जानते हुए कि अगर चीजें इस तरह से जारी रहीं तो उसके माता पिता कभी गरीबी से नहीं उबर पाएंगे और उचित बचत के बिना यह सिर्फ समय की बात है जब वे आर्थिक संकट का सामना करेंगे। जब ये विचार उसके मन में भारी हो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर से भूमिकाधारिका की आवाज सुनाई देती है। वे दरवाजा खोलने का अनुरोध करती हैं, जिससे किम ने उत्तर दिया। दरवाजे पर खड़ी भूमि मालिक किम और जीसंग को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के यह बताती हैं कि उनके पास उनके लिए एक प्रस्ताव है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि सोंग-गुक को एक बाल अभिनेता बनने दिया जाए? कोरिया की सबसे प्रसिद्ध प्रोडक्शन कंपनियों में से एक वर्तमान में एक बाल अभिनेता की तलाश कर रही है और उन्होंने सार्वजनिक ऑडिशन का ऐलान किया है। और भूमि मालिक के सुझाव के बाद किम सोंग-गुक को उस बिल्डिंग में लेकर जाती हैं जहां ऑडिशन हो रहा है। कई चीजों के विपरीत जिनके खिलाफ वह सामान्यतः विरोध करते हैं, सोंग-गुक खुद को इस मामले में गहरे रूप से रुचि रखते हुए पाता है। और जब उसकी मां संकोच करते हुए पीछे लौटने के बारे में सोचती है, वह उसके हाथों में मरोड़ने लगता है, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। एक दिन पहले जब भूमि मालिक बिना सूचना के उनके अपार्टमेंट में आई और अंदर आई, उसने सोंग-गुक के माता पिता को बताया कि उनकी कंपनी ने हाल ही में एक बड़ी कंपनी का टीवी विज्ञापन प्राप्त किया है और एक महत्वपूर्ण बाल भूमिका के लिए ऑडिशन आयोजित कर रही है।